वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं ऐश्वर्या यूट्यूब बाल मंदिर से। और आज मैं आपको वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के बारे में समझाना, जिसमें आज 7वीं तकनीक के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर जो थे, ये सारी तकनीकें, वैज्ञानिक प्रबंध की सारी तकनीकें टेलर ने दी है। उन्होंने इनका प्रतिपादन किया है या निर्माण किया है, या टेलर ने ही ये सारी तकनीकों बनाई है। तो इसमें जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, इसमें टेलर ने ये कहा गया है कि एक कुशल कारीगर और अकुशल कारीगर में हमेशा ही भेद करना चाहिए, अंतर करना चाहिए, और दोनों के अंतर के हिसाब से ही उनको वेजेस देने चाहिए या वेतन देनी चाहिए। अब देखिए, टेलर इस तकनीक के ज्यादा पक्षधर थे, वह कुशल एवं कुशल कारीगर में अंतर करना चाहते थे। जो टेलर थे वो सबसे ज्यादा इस तकनीक के सपोर्ट में थे, वो इस तकनीक के पक्षधर में थे। वो चाहते थे कि कुशल कारीगर और अकुशल कारीगर में भेद किया जाए, ताकि जो कुशल कारीगर है, जो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, जो समय से पहले अपना कार्य करते हैं या समय पर कार्य करते हैं, उनको पूरा वेतन दिया जाए। और जो अकुशल कारीगर है, जो समय से पहले या समय पर अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते, जो कार्य कम करते, उन्हें कम वेतन दिया जाए। कारीगरों को परिमापों के आधार पर कुशल एवं अकुशल वर्गों में बांटा जा सकता है। कारीगरों को परिमापों यानी स्टैंडर्ड के आधार पर जो टारगेट्स रखे गए, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ स्टैंडर्ड क्या रखे जाते हैं या कैसे रखे जाते हैं। तो जो परिमापों के आधार पर जो स्टैंडर्ड रखे गए हैं, उनके आधार पर हम एक कुशल और अकुशल कारीगरों को बांट सकते हैं। जैसे जो टारगेट्स रखे गए कि एक दिन में एक व्यक्ति या एक कारीगर 10 चीजें बनाएगा, तो यह 10 चीजें जो है प्रमाप है। और इस प्रमाप को अगर कोई पूरा ना कर पाए, जैसे 10 चीजों का टारगेट बनाने के बावजूद कुछ कारीगर सिर्फ 8 या 9 भी बना पाए, तो वो अकुशल कारीगर माने जाएंगे। और जो 10 या फिर इससे ज्यादा 11 या 12 बना पाए, वो है कुशल कारीगर। तो प्रमापों के आधार पर हम अकुशल और कुशल कारीगर को बांट सकते हैं, तो इसमें बांटा जा सकता है। यह तकनीक कहती है अब ये तकनीक क्या, इस तकनीक में क्या कहा गया है, कुशल और अकुशल कर्मचारी को अलग अलग वेतन देने चाहिए। इस तकनीक का यही मानना है कि एक कुशल कर्मचारी और अकुशल कर्मचारी को अलग अलग वेतन देने चाहिए। यानी जो अच्छा कार्य करता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ी ज्यादा वेतन देनी चाहिए, और जो कार्य अच्छा नहीं कर पा रहा है या आलसपन की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो कार्य सही समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है, उत्पादन पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उनको थोड़ी कम वेतन देने चाहिए, ताकि वह कुशल कारीगर को ज्यादा वेतन पाते देख प्रोत्साहित हो सके। कुशल कारीगर जिसने प्रमाणित कार्यों में को पूरा एवं उससे अधिक किया है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अधिक वेतन देने चाहिए। जो कारीगर अपना कार्य समय पर पूरा कर चुके हैं या समय थोड़ा ज्यादा कार्य पूरा कर चुके हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा वेतन देने चाहिए, ताकि वो और प्रोत्साहित होकर और ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाए। तो ये इसलिए इस तकनीक में यही कहा कि टेलर ने इसलिए कहा गया था कि कुशल एवं अकुशल कारीगरों को अलग अलग करना चाहिए। दोनों को अगर अलग अलग तरह से बांटेंगे, तभी पता चलेगा कि कौन से अच्छे कारीगर है और कौन से अच्छे कारीगर नहीं है। और ये दोनों को कैसे बांटेंगे, इन दोनों को बांटने का तरीका है वो जो स्टैंडर्ड या वो जो टारगेट जो एक वर्कर के लिए या एक कर्मचारी के लिए सेट किए गए, उन टारगेट्स के आधार पर देखा जाएगा किसने अपना लक्ष्य एक दिन में कितने अपना लक्ष्य पूरा किया और किसने नहीं किया। तो इस आधार पर हम कर्मचारी को अलग अलग करेंगे और कुशल कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अधिक वेतन देंगे। इस तरह से अब तीसरा पॉइंट है, इस तरह से अकुशल कारीगर कुशल कारीगर को ज्यादा वेतन पाते देख खुद भी प्रोत्साहित होकर कुशल कारीगर बनने की कोशिश करेंगे। जो अकुशल कारीगर होंगे वो दूसरे जो कुशल कारीगर है, जिसे एफिशिएंट वर्कर कहते हैं, जो कुशल कारीगर है उनको ज्यादा वेतन पाते देख, यानी समय तो सेम ही रहेगा, 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट होती है, तो दोनों ही कर्मचारी जो अकुशल है अकुशल है दोनों 8 घंटे ही काम करेंगे। लेकिन कुशल कारीगर जब 8 घंटे के लिए ज्यादा वेतन लेगा, तो अकुशल कर्मचारी उन अकुशल जो कुशल कर्मचारियों को देखकर सोचेंगे कि क्यों ना हम भी थोड़ा ज्यादा काम करके ज्यादा वेतन लें। इसलिए जो अकुशल कर्मचारी है कुशल कर्मचारियों को देखकर प्रोत्साहित होंगे और खुद भी कुशल कारीगर बनने की कोशिश करेंगे।
तो इसमें यही कहने का मतलब है कि जो भी कुशल कारीगर हो ज्यादा वेतन पाते थे, अकुशल कारीगर जो है वो ज्यादा वेतन पाने की कोशिश में ज्यादा अच्छे से कार्य करने लगेंगे, खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से वो ज्यादा कार्य करने लगेंगे। अब इनके ऊपर जो अकुशल कारीगरों के ऊपर ना तो बॉस का कोई प्रेशर आया, ना सुपरवाइजर ने इनको डांटा, या ना कोई इनको पनिशमेंट दी गई ज्यादा कार्य करने के लिए। ये खुद की स्वेच्छा से दूसरों को देखकर ज्यादा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित स्वतः हो जाएंगे। तो इस टेक्निक से अकुशल कारीगर भी कुशल कारीगर बनने की कोशिश करेंगे, और जब सब ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे तो उत्पादन की संख्या स्वतः ही बढ़ जाएगी और कंपनी का टारगेट पूरा हो जाएगा। जब भुगतान उत्पादन की इकाई के अनुसार मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। जब कर्मचारियों को भुगतान उनकी इकाई के हिसाब से मिलेगा, यानी उन्होंने कितने पीस बनाए पर डे उन्होंने कितने पीस बनाए हैं, या पर डे उन्होंने कितने वस्तु बनाई है, उस आधार पर जब उन्हें दिया जाएगा तो कारीगर हमेशा यही कोशिश करेंगे कि वो एक दिन में ज्यादा पीस बनाए या ज्यादा इकाई बनाए। इससे क्या होगा, उनको ज्यादा वेतन मिलेगी, ज्यादा इकाई बनाने से ज्यादा वेतन मिलेगी। इसलिए इस चक्कर में जो कर्मचारी होंगे वो ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश में रहेंगे, और इस तरह से एक कंपनी का या एक संगठन के उत्पादन की संख्या बढ़ जाएगी और उनका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो इस टेक्निक से दोनों को फायदा है, एक कर्मचारियों को भी फायदा है और संगठनों को भी फायदा है, क्योंकि कर्मचारियों को ज्यादा वेतन मिलेगी एक दिन में ज्यादा इकाइयां बनाने से, और संगठन को जो उनका लक्ष्य, उनका जो टारगेट है ज्यादा उत्पादन करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तकनीक के माध्यम से दोनों के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, और अकुशल कर्मचारी भी कुशल कर्मचारी बनने की कोशिश करेंगे, जिससे सारे कर्मचारी अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे मान लिया जाए कि प्रतिदिन 10 इकाई बनानी होगी, यानी पर डे, हर एक दिन या पर डे एक वर्कर को 10 इकाइयां बनानी है। कोई भी 10 इकाइयां, कोई भी 10 वस्तुएं जो फैक्ट्री में बनती है, जिसके लिए फैक्ट्री बनी है या जो फैक्ट्री जिसका उत्पादन करती है, उसकी 10 इकाइयां एक मजदूर को एक दिन में बनानी होगी। ये है उनका स्टैंडर्ड। एवरेज वर्कर को 10 इकाई तो बनानी होगी, ये उनका स्टैंडर्ड रखा हुआ है। जो इस मानला को प्राप्त कर लेगा या इससे अधिक इकाई बनाएगा, यानी जो कारीगर एक दिन में 10 इकाई बना लेता है या उससे ज्यादा इकाई बनाता है, उस कारीगर को 50 रुपए प्रति इकाई दिया जाएगा। उस कारीगर को 50 रुपए प्रति इकाई मिलेगा। 50 रुपए एक इकाई के उसको मिलेंगे, जबकि कम कार्य करने वाले को, जो अब अकुशल कर्मचारी है, जिसने 10 इकाइयां नहीं बनाई, जो 10 इकाइयां नहीं बना पाया, उसको 40 रुपए प्रति इकाई मिलेगा। उसको मिलेगा 40 रुपए प्रति इकाई। तो देखो इसमें फर्क आ गया 10 रुपए का। जो टारगेट सही समय पर पूरा कर देता है, जो एक दिन में 10 या 10 से ज्यादा इकाई बना लेता है, उसको प्रति इकाई 50 रुपए मिलेगा। और जो कर्मचारी सही समय पर टारगेट पूरा नहीं कर पाया या दिन में जितने दिन में बनाने चाहिए थे 10, वो 10 नहीं बना पाया, तो उसको प्रति इकाई 40 रुपए मिलेंगे, यानी 10 रुपए का प्रति इकाई लॉस हो जाएगा उसका। इस प्रकार से एक कुशल कर्मचारी ने अगर 11 इकाई बना दी, यानी 10 बनानी थी, और कुशल कर्मचारी अच्छा कर्मचारी उसने 11 बनाए, तो 11 × 50 550 रुपए उसको पर डे मिलेंगे। 550 रुपए पर डे मिलेंगे। जबकि अकुशल कर्मचारी जो 10 नहीं बना पाया, मान लो उसने 9 ही बनाए, तो 9 × 40, यानी उसको प्रति इकाई कितने पैसे मिलने वाले थे? 40 रुपए प्रति इकाई, और उसने 9 इकाई बनाई है, तो 9 × 40 360 रुपए उसको मिलेंगे। तो 550 और 360 का जब अंतर निकालेंगे, यानी माइनस करेंगे, तो आएगा 190। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 190। एक कुशल कर्मचारी को 550 रुपए मिल रहे हैं, और जो अकुशल कर्मचारी है उसको 360 रुपए मिल रहे हैं। अंतर आया 190 का। पर डे 190 का अंतर, तो 30 दिनों का अंतर कितना हुआ? 190 × 30 दिन, यानी महीने का। तो महीने का अंतर हो गया 5700। एक दिन का 190 का अंतर और महीने का अंतर है 5700। तो ये अंतर जो है बहुत बड़ा होता है। 5700 पर महीने
का अंतर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए जो अकुशल कर्मचारी है, जब वो ये देखते हैं कि उन्हें 190 रुपए कम मिले दूसरे कारीगरों से, तो उन्हें ये लगता है कि हम भी अच्छे कारीगर बने, कुशल कारीगर बने, ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा कमा पाए, दूसरों को ज्यादा कमाते देख वो भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, कुशल कारीगर बनने की कोशिश करेंगे और ज्यादा कमाने के लालच में ज्यादा उत्पादन करेंगे। इससे संगठन का भी फायदा होगा क्योंकि उनका भी उत्पादन बढ़ेगा और कर्मचारी को भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा है। यहाँ पे 10 रुपए का फर्क होने की वजह से 190 रुपए का अंतर आया है। अगर मान लेते इसको भी जो कुशल कर्मचारी और अकुशल कर्मचारी दोनों को प्रति इकाई 50 रुपए प्रति इकाई मिलता, 40 रुपए नहीं रखते, तो जो अकुशल कर्मचारी वो प्रोत्साहित नहीं होते, वो यही सोचते हमने जितनी इकाई बनाई हमें उतना ही पैसा मिल रहा है। जबकि टेलर ने सजेस्ट किया कि जो कम बनाते उनको प्रति इकाई कम पैसे दो, ताकि वो प्रोत्साहित होकर ज्यादा कार्य कर पाए, और जो ज्यादा कार्य कर रहे हैं उन्हें 10 रुपए ज्यादा दिए जाए, ताकि वो और प्रोत्साहित होकर खुश होकर और कार्य कर पाए। तो यही है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसमें अकुशल कर्मचारी और कुशल कर्मचारी दोनों के लिए रेट अलग अलग रखी जाती है। कुशल कर्मचारी के लिए प्रति इकाई 50 रुपए प्रति इकाई रखी गई है और अकुशल कर्मचारी के लिए 40 रुपए प्रति इकाई रखी गई है, ताकि इन दोनों की जो वेज है या जो वेतन है उसमें अंतर आए और इस अंतर को देखते हुए अकुशल कर्मचारी प्रोत्साहित हो सके। टेलर के अनुसार प्रति 190 का अंतर किसी भी अकुशल कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। यानी जो 100 अभी उदाहरण में जो 190 का अंतर आया, पर डे 190 का अंतर किसी भी अकुशल कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए काफी है, क्योंकि पर डे 190 का अंतर मतलब 30 दिनों या एक महीने का 5700 अंतर होता है, और 5700 का अंतर किसी भी अकुशल कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त होता है। इस तरह से इस तकनीक से अकुशल कर्मचारी को अभिप्रेरित करना आसान हो जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से किसी भी अकुशल कर्मचारी जो आलसी है या जो किसी कारण की वजह से काम नहीं करते, उन आलसी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना या अभिप्रेरित करना था मोटिवेट करना, तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उनको वो खुद से ही ज्यादा उत्पादन करने में लग जाएंगे दूसरों को देखते हुए। तो यही है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। इस तकनीक के माध्यम से एक संगठन अपने उत्पादकता को बढ़ा सकता है। अब ये 7 तकनीक लगभग हो गई है। अब एक आखिरी तकनीक रही है जो है मानसिक क्रांति। जैसे मानसिक क्रांति कोई एक तकनीक नहीं है, यह एक एटीट्यूड है जो एक वर्कर्स और मैनेजर का एक दूसरे की तरफ होता है। मानसिक क्रांति में जो है टेलर ने यही कहा है कि दोनों ग्रुपों को एक दूसरे की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, यानी व्यवहार बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। तो अब हम पढ़ेंगे मानसिक क्रांति के बारे में। तो अब है मानसिक क्रांति। तकनीकें तो हमने सारी पढ़ ली, जो 7 तकनीकें थी हम सब 7 पढ़ चुके हैं। मानसिक क्रांति कोई तकनीक नहीं है, ये एक सोच है। मानसिक क्रांति यानी मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी जो कर्मचारी और जो प्रबंधक एक संगठन में कार्य करते हैं उनके विचारों को बदलने की जरूरत है। अगर वो दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहेंगे, एक दूसरे का ही सहयोग नहीं करेंगे, तो संगठन कैसे चलेगा। तो अगर 7 तकनीकें जो हमने पढ़ी है अगर उसको लागू करवाना है, अब वो लागू हो और अच्छे से अच्छा उसके परिणाम आए, तो उसके लिए पहले प्रबंधक और कर्मचारी को एक दूसरे के प्रति सोच बदलनी होगी। एक पीस रेट सिस्टम है या फिर गति अध्ययन है या फिर दूसरे बाकी की जो स्टडीज थी, टाइम स्टडी या जो भी समय अध्ययन वगैरह था, तो इन सबका परिणाम तभी अच्छा आएगा जब दोनों ग्रुप एक दूसरे की तरफ अपना व्यवहार बदलेंगे और सोच बदलेंगे। इसलिए सोच बदलने का मतलब यहाँ मानसिक क्रांति कहा गया है। मानसिक क्रांति से तात्पर्य मानसिक धारणा के परिवर्तन में, यानी मानसिक धारणा जो लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखी है। कर्मचारियों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि प्रबंधक हमेशा उनसे ज्यादा काम करवाते हैं और उनको कम वेतन देते हैं, और प्रबंधकों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि कर्मचारी जो है वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं और उन ज्यादा काम न करने पर भी वो ये डिमांड करते हैं कि उन्हें ज्यादा वेतन मिले, हमेशा ज्यादा वेतन की मांग करते रहते हैं, जबकि कार्य पूरा सही समय पर नहीं करते। तो दोनों एक दूसरे के विरोध में ही सोचते रहते हैं। तो अब समय है, टेलर ने कहा कि अब समय है कि दोनों एक
दूसरे की तरफ अपनी सोच को बदल ले। मानसिक क्रांति के उद्देश्य क्या है? कर्मचारी और प्रबंधक एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाए, दोनों एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को बदले, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव का भाव रखे और मिलनसार भाव रखे, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे को गलत ना समझे या एक दूसरे के विरोध में ना रहे, एक दूसरे को प्रतियोगी ना समझे, दोनों यही सोचे कि वो दोनों मिलकर एक संगठन के लिए कार्य करें। उन्हें दोनों को समझना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है, दोनों के लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिए, दोनों ग्रुप्स को, कर्मचारी को और प्रबंधक दोनों को ये समझना चाहिए कि उनको एक दूसरे की आवश्यकता है, दोनों में से एक भी नहीं होगा। मान लो अगर कर्मचारी नहीं है तो उत्पादन कौन करेगा, प्रबंधक नहीं है तो संगठन को मैनेज कौन करेगा, उन्हें ऑर्डर्स कौन देगा। इससे दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, दोनों के बिना संगठन अधूरा है। तो दोनों की कोशिश यही रहनी चाहिए कि दोनों उत्पादन में वृद्धि करें और एक दूसरे का सहयोग करें। तो मानसिक क्रांति से यही है कि दोनों को अपने दिमाग में या अपने जो मेंटेलिटी बिठा रखी है जो सालों से, उनको आप चेंज करना होगा और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। यही टेलर का कहना है मानसिक क्रांति से। तो अभी सारी तकनीकें भी आपकी खत्म हो चुकी है, अब हम फियोल के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं हेनरी फियोल के बारे में। पहले हमने टेलर के बारे में पढ़ लिया, अब हेनरी फियोल और हेनरी फियोल के द्वारा प्रतिपादित किए हुए 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हेनरी फियोल कौन है। तो हेनरी फियोल का जन्म जो है 1841 में एवं मृत्यु 1925 में हुई और यह फ्रांसीसी प्रबंध सिद्धांतकार थे, यानी ये फ्रांस के रहने वाले थे। जो हेनरी फियोल है वो फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रांस में रहकर इन्होंने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यह 1860 में खनन इंजीनियरिंग में स्नातक हुए, यानी इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन माइनिंग इंजीनियरिंग में की। माइनिंग या खनन इंजीनियरिंग आप जानते होंगे, जिसमें क्या कहते हैं कोल, जिसमें खानें खोदनी पड़ती है या फिर जमीनें खोद के कुछ ना कुछ निकाला जाता है। उसमें जैसे कोल माइनिंग हो गया, कोल माइनिंग वगैरह जैसी चीजों में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की, जिसे हम कहते हैं खनन इंजीनियरिंग में वो ग्रेजुएट हुए 1860 में। फियोल पहले व्यक्ति थे जिसने प्रबंध के 4 कार्य निर्धारित किए। फियोल ही वो पहले जो प्रबंधक है जिन्होंने बताया कि प्रबंध के कोई 4 कार्य भी होते हैं। पहले इससे पहले लोग जो है प्रबंध के कौन से कार्य होते हैं उनको पता ही नहीं था। उनको लगता था कि प्रबंध क्या है, कुछ नहीं है, कोई भी प्रबंध कर सकता है। लेकिन पहले आने के बाद प्रबंध के 4 कार्य निर्धारित हुए, जो है नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण, जिनके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो, अक्षर से आप पहले से परिचित हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये 4 कार्य है, इनके बारे में पहली बार हेनरी फियोल ने ही बताया है। उनके अनुसार एक प्रबंधक में कैसे गुण होने चाहिए, एक प्रबंधक में कौन से गुण होने चाहिए? तो हेनरी फियोल के अनुसार एक प्रबंधक में शारीरिक यानी पुष्ट होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, नैतिक, शैक्षणिक यानी अच्छे विचारों वाला, शैक्षणिक यानी ज्ञानी एवं ज्ञान यानी हर चीज का उनके पास ज्ञान होना चाहिए, अनुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे गुण होने आवश्यक है। यानी एक प्रबंधक के पास कैसे गुण होने चाहिए? तो कम से कम ये 5 गुण तो होने ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम ये 5। पहला शारीरिक, दूसरा नैतिक, तीसरा शैक्षणिक, तीसरा ज्ञान, चौथा ज्ञान एवं 5वां अनुभव। उसके द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों पर 1917 में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली में विस्तार में चर्चा की गई है। एक बुक जो हेनरी फियोल के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जनरली। तो इस बुक में उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए 14 सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, यानी डिटेल में बताया गया 14 सिद्धांतों के बारे में। तो जो उन्होंने बुक लिखी है, उस बुक का नाम है, या क्या आ सकता है एग्जाम में कहोगे कौन सी बुक लिखी, तो उस बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल, जो कि फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखी गई थी। में यह अंग्रेजी में कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल जनरल वाली जो बुक पहले फ्रांसीसी लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी, लेकिन फ्रांस लैंग्वेज जो होती है वो हर किसी को इतनी आती नहीं है, तो बहुत कम लोगों ने पढ़ी। तब
1949 में यह जो जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से सेम बुक वापस प्रकाशित हुई, पर इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही कॉमन है और सबको बहुत सब देशों में इसकी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए इसको इस सेम बुक को अंग्रेजी लैंग्वेज में प्रकाशित की गई 1860 में, जिस बुक का नाम रखा गया था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उनके योगदान के कारण इसे सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। फियोल ने जो भी योगदान दिए प्रबंध में, यानी प्रबंध से जुड़े हुए जितने भी योगदान दिए गए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सामान्य प्रबंध का जनक, यानी फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जबकि टेलर को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने जो है अपना ध्यान वर्कर्स पर ज्यादा दिया, यानी जो मजदूर है उन पर ज्यादा ध्यान दिया, मजदूरों को एफिशिएंट बनाने की कोशिश की, मजदूरों को कुशल बनाने की कोशिश की। जबकि फियोल ने अपना ध्यान है मैनेजमेंट की तरफ दिया, यानी प्रबंध की तरफ दिया। फियोल का मानना था कि प्रबंध को ज्यादा मजबूत किया जाए, प्रबंध को एफिशिएंट किया जाए, और जबकि टेलर ने वर्कर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। टेलर का जो मानना था कि जो वर्कर है वो अच्छे से अच्छा काम करे, जबकि फियोल का मानना है कि प्रबंध को अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पर ध्यान दिया, यानी जो काम होता है, जो फैक्ट्री लेवल पर जो काम होता है वो काम स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए। और लेकिन फियोल ने उच्च स्तर पर देखा कि प्रबंधकों का जो काम होना चाहिए वो सबसे अच्छा होना चाहिए। जो टेलर है उसने लोअर लेवल पर अपना पूरा ध्यान दिया कि फैक्ट्री लेवल पर क्या होता है, क्या होना चाहिए, किस तरह से उत्पादन करना है, कर्मचारी किस तरह से कार्य करेंगे, कैसे कितनी जल्दी कार्य कर सकते हैं, उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। टेलर ने अपना पूरा ध्यान फैक्ट्री लेवल पर निच स्तर पर दिया है, जबकि फियोल ने अपना पूरा ध्यान उच्च स्तर पर यानी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर दिया है। फियोल ने ये कहा है कि प्रबंधकों को अच्छी से अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, अच्छे से अच्छी कंट्रोलिंग करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे निर्देश देने चाहिए और इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि संगठन बहुत अच्छे तरीके से चल पाए। फियोल ने अपना पूरा ध्यान हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर दिया है, उन्होंने वर्कर्स पर थोड़ा कम ध्यान दिया। जो फियोल है उनको सामान्य प्रबंध का जनक कहा गया है, जबकि टेलर को क्या कहा गया है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माना गया है। जो टेलर है उन्होंने सारी चीजों को वैज्ञानिक तरीके से जोड़ा है, यानी विज्ञान से जोड़ा है कि तकनीक भी वैज्ञानिक तकनीक और वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी दोनों में विज्ञान को जोड़ते हुए, लॉजिक को जोड़ते हुए कार्य किया है। जबकि फियोल ने जनरल मैनेजमेंट को ही ज्यादा जोड़ दिया है, सामान्य प्रबंध कैसे किया जाता है उस पर अधिक जोर दिया है। दोनों ने अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और दोनों का ही योगदान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए आपके बुक में भी इन दोनों के बारे में आया है। अब हम आगे इनके जो फियोल के द्वारा दिए गए 14 सिद्धांतों को ही डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह से हमने हेनरी फियोल के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया और टेलर के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। तो इन दोनों के बारे में कभी कभी कंपैरिजन भी पूछा जाता है, जो कि मैं आपको पूरा लिख के बता दूंगी। और इन दोनों के बारे में जो कंपैरिजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक में साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, तो दूसरे ने सामान्य प्रबंध के सिद्धांत दिए। दोनों के सिद्धांतों में फर्क है और दोनों ने काम भी अलग अलग लेवल पर किया। एक ने फैक्ट्री लेवल पर काम किया है, दूसरे ने हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम किया है और दोनों का ध्यान इस पर था। तो दोनों ने अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और उनकी तकनीकें आज भी काम आती है, इसलिए इन दोनों का योगदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब जो हेनरी फियोल के 14 सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।